नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। लगातार नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होता हुआ दिखाई दिया। जब सत्र की शुरुआत हुई तो बीजेपी के विधायक आज अलग ही मूड में दिखे और तमाम विधायकों ने जहां एक दिन पहले भजन कीर्तन किया था तो दूसरे दिन हनुमान चालीसा पढ़ते दिखे। उन सब का कहना था कि हमें मौका दिया जाए हनुमान चालीसा पढ़ने का, मंदिर निर्माण की मांग को पूरा किया जाए। किस तरह से क्या कुछ हुआ दिखाते हैं हम आपको। तो जो सरकार ने नियोजन नीति लाई है वो झारखंड के नौजवानों के विरोध में है। हम लोग उनको मांग को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई पिछली सरकार ने स्पष्ट रूप से नियोजन नीति बनाई थी और अगले 10 वर्षों के लिए झारखंड के नौजवानों के लिए 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी रिजर्व किया था, आरक्षित किया था। हेमंत सोरेन की सरकार ने उसे समाप्त कर दिया। फिर 3rd और 4th ग्रेड की जो नौकरी है, जॉब है, वो जिला स्तर की है ताकि जिला के नौजवानों को उसका समुचित अवसर मिल सके। उसको भी इन्होंने समाप्त। तो हम सब इन सारे मुद्दों को लेकर के बार बार सरकार से कहते हैं कि आपने जो नियोजन नीति लाए हैं उसको वापस करें और पूरे गहन विचार करके, ताकि यहाँ के नौजवानों के लिए जो 3rd और 4th ग्रेड में उन्हीं को स्थान मिलना चाहिए। सरकार गंभीर नहीं है इन विषयों पर, सरकार पीछे हट रही है, खासकर इस प्रदेश के ज्वलंत विषयों पर जो इस विधानसभा में सरकार की ओर से लाना चाहिए या फिर कार्यमंत्रणा के निर्णयों को मानना चाहिए। अब उनसे सरकार पीछे हट रही है और शायद ऐसे अवसर सरकार दे रही है कि विधानसभा सत्र को इस राज्य की जनता के लिए उपयोगी ना बने, ऐसा अवसर तैयार कर रही है। बेरोजगारी जैसे मुद्दे, रोजगार, ये एक बहुत बड़ा विषय है इस राज्य के लिए। और अभी कि जिस रूप से खारिज किया गया इस मुद्दे को, एक षड्यंत्र के तहत हम कहेंगे खारिज किया गया, ये इसका भविष्य का अंजाम को भुगतना पड़ेगा प्रेजेंट गवर्नमेंट को। सरकार झूठी है, ये नालायकों की सरकार है, निकम्मों की सरकार है, फरेबियों की सरकार है, मवालियों की सरकार है, 420 का सरकार है। जितना तगमा दिया जाए यह कम होगा इस सरकार के लिए। आप देखिए, ये जब हम लोग 1985 का नियोजन नीति जब पूर्ववर्ती सरकार बनाई थी तो ये सरकार के लोग टी-शर्ट और शर्ट फाड़ने का काम किए थे। आप सभी लोगों को याद होगा कि 1985 कट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई है इन्होंने 2019 तक का कट ऑफ डेट दे दिया। आओ, हाई स्कूल पास करो, इंटर पास करो और यहाँ के बच्चों का नौकरी खा जाओ। सारे लोगों के लिए दरवाजा इन्होंने खोलने का काम किया। आपको बताना चाहिए, आज उन्होंने लाया था नियोजन के बारे में प्रवर्ग समिति का। हम लोगों ने पूछा कि आखिर कौन है स्थानीय, आप परिभाषित कीजिए। क्यों भाग रहे हैं मुख्यमंत्री, क्यों भाग रहे हैं उनके मंत्री? आप हिंदी का विरोधी हैं। आप तो लगातार हंगामा होता दिखा। बाहर तो हंगामा हुआ ही, उसके बाद जब सदन की कार्यवाही आरंभ हुई तो वहां भी लगातार हंगामा होता दिखा। कई बार स्पीकर भी नाराज नजर आए और नोक-झोंक उलझते दिखाई दिए, एक दूसरे पे हुटिंग। और जब बीजेपी के विधायक जय श्री राम का नारा लगाने लगे तो सत्ता पक्ष के विधायक वहां पर आकर जय झारखंड का नारा लगाने लगे। कहा जा सकता है कि आज भी सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और जिन जन मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष के इस आचरण को सत्ता पक्ष ने अशोभनीय बताया। सत्ता पक्ष ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं हम आपको। देखें, मैं छोड़ता हूं जनता पर छोड़ता हूं कि जनता ने किस उद्देश्य से उनको भेजा है सदन में और वो क्या कर रहे हैं। सदन में भेजा है उनको वाद विवाद में बहस में भाग लेने के लिए, सरकार को घेरने के लिए। सरकार अगर गलत रास्ते पर चले तो उसे रोकने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए, आईना दिखाने के लिए। लेकिन जिस तरह का आचरण इनका हो रहा है वो अनडेमोक्रेटिक है, निंदनीय है। एक पंडित को लाया था कि भारतीय जनता पार्टी को जो विधायक हैं यहाँ, इनको लेकर मैं मंदिर लेके जाऊँ ताकि हनुमान चालीसा जो बहुत एक पाठ है
ये धार्मिक है। और जिस प्रकार से ये लोग हनुमान चालीसा का मजाक उड़ाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये सदन है, यहाँ लोगों का रोजगार चालीसा होना चाहिए। ठीक है, हम लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, सबका सम्मान करते हैं। मस्जिद जाते हैं, वहाँ अजान होता है, हम लोग सम्मान करते हैं। ना कि यहाँ पर आके इस तरह का ड्रामा करना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और इस तरह का आचरण हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और हम जनता से ये कहेंगे कि आप देखिए, आप लोगों ने कैसे कैसे जनप्रतिनिधियों को आप लोगों ने यहाँ लाने का काम किया। भानु प्रताप शाही, ये नकली भाजपाई है ये लोग, और जो नकली भाजपाई लोग हैं, ये लोग ज़्यादा एग्रेसिव है सदन में। ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। चीज बताइए, हालांकि आप इबादत, प्रार्थना, पूजा वगैरह मैंने आप कहीं भी, आप किसी जगह भी कर सकता है पूरा कहीं पर, लेकिन ये विधानसभा में इस तरह का कहीं ये नहीं है। आप इस तरह का क्या दिखाना चाहते हैं? बड़ी बड़ी बात करते हैं, आदमी को भावनात्मक तरीके से करा के वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इस तरह से क्या करें? आप जाइए ना गांव में, आज पानी आ रहा है, घर कितना चूर रहा होगा, गिर रहा है कितना लोगों का, भींग भींग के खाना पका रहा होगा लोगों का। सही तरीके से घर नहीं है, सही तरीके से उसको अपने बाल बच्चा को पालने के लिए नहीं है पूरा। और वैसे लोग उसके उस समस्या को यहाँ पर उठाने की जरूरत है। आज अभी आवास का मामला है, अभी आपका किसान का मामला है, छात्र छात्राओं में जेपीएससी का मामला है, जेटेट का मामला है। तो ये चीजें करके क्या दिखाना चाहता है? तो विपक्ष जहां रोजगार, स्थानीयता, नियुक्ति, नियमावली, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जिद पर अड़ा रहा, नमाज कक्ष की बजाय मंदिर देने की जिद पर अड़ा रहा, वहीं सत्ता पक्ष महंगाई पर चर्चा की कोशिश करता रहा और विपक्ष पर महंगाई पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। इस बीच जब आपस में नोकझोंक का दौर चल रहा था, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट उभर कर सामने आ रही थी, तो इसी बीच सत्ता पक्ष के विधायक सीपी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को ऑटो वाला कह डाला। उन्होंने कह डाला कि एक टेम्पो वाला, ऑटो वाला। कहा जा सकता है कि सदन की मर्यादा भी आज तार तार होती दिखाई दी। और इस पर बात की हमारे सहयोगी प्रतीक सिंह ने तमाम विधायकों से। क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, ये भी सुनाते हैं हम आपको। टेम्पो वाला मंत्री बन गया है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे मथुरा? टेम्पो वाला मंत्री बन गया, मंत्री बन गया। देखिए, ऐसे लोकतंत्र में तो आप जानते हैं कि भाई जनता जिसको चुनती है वो चुनकर आता है। और जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्यों नहीं बनना गुप्ता इस स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है? सर, जिस तरह से सदन में आज ये कहा गया कि टेम्पो एजेंट या टेम्पो चालक जो है स्वास्थ्य मंत्री बन गया, क्या ये नहीं? ये तो गर्व का बात है। एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य जीवन में रहने वाला व्यक्ति अगर वो बनता है तो ये तो गर्व का बोध है। मैं किसान का बेटा हूँ, तो हमेशा हम गर्व रहता है कि हमारे पिताजी, मैं किसान का बेटा होकर के आया। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने, सत्तारूढ़ दल के लोगों ने विधानसभा के अंदर हंगामा मचाया, यह उनके जो सामंतवादी सोच है उसको प्रदर्शित करता है कि एक टेम्पू चलाना या उसको राजनीति में आना, वो इतना अपमानजनक तरीके से क्यों देखते हैं उसको। यह सामंती सोच उनका है कि एक तो गर्व का विषय है ना, लेकिन क्यों इन्होंने प्रतिकार किया? कहा जाता था कि चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए। आखिर कांग्रेस के लोगों ने हंगामा क्यों किया? यूपीए के लोगों ने, सत्तारूढ़ दल के लोगों ने हंगामा क्यों किया? क्या टेम्पो का चालक बनना और उससे मंत्री बनना वो कोई अपमानजनक है क्या? इसका मतलब है कि वह कांग्रेस के लोग, यूपीए के लोग, सत्तारूढ़ दल के लोग ये बात उसको अपमानजनक तरीके से सोचना पसंद कर रहे हैं। ये उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए। महंगाई पे भी चर्चा करना चाह रहे थे, तो लेकिन उस पे आप लोग मुकर जा रहे हैं। नहीं, कोई मुकरते नहीं है। सदन के अंदर जब विश्वास समाप्त हो जाता है, सदन के अंदर महंगाई और रोजगार के बारे में कार्य मंत्रणा की बैठक में चर्चा होती है और कार्य मंत्रणा की बैठक की चर्चा को दरकिनार करके एक पक्षीय व्यवहार होता है, तो निश्चित रूप से ये लगेगा। और हमारे साथ मंत्री रामेश्वर राव जी हैं, इनसे जाने छोटा छोटा करते सर, ये जिस तरह से सदन में टेम्पो चालक स्वास्थ्य मंत्री बन गया, इसे किस रूप में आप लेते हैं? ये कह रहे हैं, मैंने यहाँ नहीं कहा, वही कहा सदन में कहा, अध्यक्ष जी को कहा कि अध्यक्ष जी इनको समझाइए कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, लोकतंत्र का सौंदर्य है
कि अदना सा अदना व्यक्ति भी जनमत प्राप्त करके बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुंच सकता है। बड़े भागर के साथ ये लोग कल तक कहते थे जब इलेक्शन 2014 का था कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। आज एक टेम्पू वाले को स्वास्थ्य मंत्री बना है तो शर्म नहीं आ रही उनको कहते हुए कि टेम्पू वाला बन गया। तो सर इस पे हंगामा क्यों? हंगामा कहाँ हुआ? की बात थी ना, हंगामा तो वो लोग किए ना, उनसे पूछिए हंगामा क्यों कर रहे हैं। सत्ता पक्ष से भी कुछ विरोध हुआ? नहीं, हमारे यहाँ से कोई विरोध नहीं हुआ। टेम्पो एजेंट कहा जा रहा था स्वास्थ्य मंत्री को। देखिए, राज्य की गरिमा को इन लोगों ने गिरा दिया है। कहीं मतलब लगता नहीं कि हम लोग अच्छे वातावरण में हैं। मुझे भी एक से एक बात बोला है ये आपका छोटू, क्या नाम है उसका, सीपी सिंह, वो अपने जुबान में कंट्रोल नहीं रह सकता। वो अनकंट्रोल नेता हम लोग कहते हैं इसको। वो नाग कभी भी उनके मुंह से अच्छा मिठास बोली नहीं निकल सकता। राज्यवासियों के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि जब भी जहर उगलेगा काटेगा सीपी सिंह। इसलिए मैं कहूँगा कि समय आ गया है और ये अंतिम पारी है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक बन सकता है। वहीं भाजपा का आरोप है कि वो इस तरह की कोई भावना से खिलवाड़ नहीं कर रही थी और अगर किसी को इस बात की बुरा भी लगा है तो आखिर क्यों? क्योंकि एक आदना आदमी क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री बन सकता, जबकि भाजपा के अक्सर नेता कहा करते थे एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। सहयोगी विकास के साथ प्रतीक सिंह 22 इसको प्राची कहा गया कि तो जनता को उम्मीदें थी कि इस बार जन मुद्दों पर बात होगी, जन मुद्दों पर बहस होगी, चर्चा होगी, जनता को फायदे मिलेंगे, लेकिन ना तो अपने अपने क्षेत्र के सवाल विधायक उठा पाए और ना ही जो राज्य में ज्वलंत समस्याएं थी, नियोजन नीति से लेकर जेपीएससी, जेएसएससी, शिक्षक अभ्यर्थी, जेटेट, इन तमाम युवाओं की समस्याएं थी, इन पर चर्चा होनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इस बीच कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने आए जो बीच बीच में सामने आते रहे, लेकिन उन पर भी हंगामा होता रहा। जब राज्य सरकार की तरफ से यह कहा गया कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई थी, तो विपक्ष ने सवाल इस बात को लेकर उठाए कि यही राज्य सरकार, जब केंद्र ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हुई है, तो केंद्र पर सवाल उठा रही थी और इस बात को लेकर भी काफी देर तक लंबी नोकझोंक देखने को मिली। सदन के बाद बाहर निकलने के बाद भी विधायक इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते दिखे। क्या कुछ कहा गया इस बारे में सुनाते हैं हम आपको। कोविड के अंदर हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि भाई कितने लोगों की मृत्यु कोविड से हुई है और कितने लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई है। चूंकि इस सरकार ने यह स्वीकार किया कि ऑक्सीजन से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। ये इस परिप्रेक्ष्य में उठाया गया सवाल था जब केंद्र सरकार से कांग्रेस की पार्टी ने यह जवाब मांगा था, विपक्ष ने जवाब मांगा था कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे हैं। और जब सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन से एक भी लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी, तो यही विपक्षी दल, कांग्रेस वाले लोग, आरजेडी वाले लोग, इन लोगों ने बहुत कोहराम बरपाया था पूरे देश के अंदर और कहा था कि भाई ये जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, ये तथ्यों को छिपा रही है। आज राज्य ने, सरकार ने यह स्वीकार करके, यहाँ के लोग भी, यहाँ के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक ने भी उसमें बहुत हल्ला किया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया आज कि भाई ये नहीं है, एक भी मौत नहीं हुई है। ये इनके क्रियाकलाप का एक छोटा सा उदाहरण पर्दाफाश है। ऐसे हर एक चीज में ये सरकार जलील हो रही है, अपने कथनी से करनी में लगातार विभेद दिखा रही है, जलील हो रही है जनता के सामने। लेकिन सत्ता का अहंकार ऐसा है कि अपने घमंड के साथ सत्ता चलाना चाह रही है। बराबर कहा जा रहा था कि राज्य में कमी है, सैकड़ों मौतें हुई है। देखिए, ऑक्सीजन की कमी झारखंड में नहीं हुई, ऑक्सीजन तो हम भेजते रहे, ये भी ध्यान रखिए। यहाँ से बोकारो से प्लांट से और टाटा से ऑक्सीजन बना बना के भेजते रहे पूरे देश में। हमने ये कहा दूसरे जगह कमी हुई और मौतें हुई और छापते थे आप, हम सपना में थोड़े आता था हम लोगों को, अखबारों में छपता था, न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता था कि यहाँ ऑक्सीजन की वजह से यहाँ दिल्ली में इतने मरे, गुजरात में इतने मरे, इतना लोग उत्तर प्रदेश में मरे, उसी पर हम लोग बोलते थे। झारखंड में मौत की बात आ रही है ना, जब आपके मंत्री के द्वारा बार-बार कहा जा रहा है कि झारखंड में ये ऐसा है कि मंत्री जी ही बता पाएंगे, मंत्री जी इस पर बता पाएंगे। मैं अधिकृत नहीं हो सकता कि हूँ मैं नहीं तो पंडित जी बोल ना, पंडित जी का। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं होने की बात पर जहां विपक्ष ने ऐतराज जताया, वहीं इस बारे में सरयू राय ने भी कहा
कि राज्य में ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। सरयू राय ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, ये भी सुनाते हैं हम आपको। स्वास्थ्य मंत्री की विश्वसनीयता पर इसे सवाल खड़ा होता है और मृत्यु तो हुई है ऑक्सीजन में, खुद इस सरकार ने माना है, मंत्रियों ने माना है। अब विधानसभा में एक दस्तूर है कि अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, इसलिए अधिकारी की तरफ से ऐसी रिपोर्ट आ जाती है, मंत्री लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जब ये सदन में कहेंगे कि ऑक्सीजन से मृत्यु हुई है तो किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वहीं आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने सदन में ये मामला उठाया कि राज्य आपदा सूची में कोरोना महामारी को शामिल नहीं किया गया है। इस वजह से कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका कहना था कि मुआवजा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को जिन परिवारों के कमाऊ सदस्य कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं, और उन्होंने इसे आपदा सूची में शामिल करने की बात भी कही। क्या कुछ कहा गया है आजसू की तरफ से इस मुद्दे पर, यह भी सुनाते हैं हम आपको। देखिए, सरकार का जवाब आते ही निराशाजनक जवाब है, और सरकार का जो आंकड़ा बता रहा हूँ वो भी तथ्य से परे है। सरकारी आंकड़ा के हिसाब से 5132 व्यक्ति कोविड से नहीं रहे, लेकिन सच्चाई है कि 50,000 से ज़्यादा लोग कोविड के कारण इस दुनिया में नहीं रहे। और सबसे ज़्यादा है कि इसको महामारी अधिनियम के रूप में सरकार इसको घोषित की है, लेकिन आपदा प्रबंधन की सूची में इसको शामिल नहीं की है, जिसके कारण कोविड से मरे हुए जो आश्रित के है उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा। तो सरकार को चाहिए कि हम कोविड-19 के संक्रमण से जो भी लोग डेथ किए, कोविड-19 को राज्य आपदा सूची में शामिल करें और सभी लोगों को मुआवजा देने का काम करें, ये सरकार को करें। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मानसून सत्र के तीसरे दिन कई बार नोकझोंक की नौबत आई। कई बार वेल में जाकर विरोध करने के दरमियान ऐसा लगा कि आपस में भिड़ भी सकते हैं। हालांकि स्पीकर की बार बार अपील पर सत्ता पक्ष के सदस्य शांत हो जा रहे थे, इसलिए ऐसी नौबत नहीं आई। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला जब इरफान अंसारी और रणधीर सिंह एक दूसरे पर हमला बोलते नजर आए। विधायक रणधीर सिंह ने एक दिन पहले इरफान अंसारी की घर वापसी कराने की बात कही थी, तो उस पर आज इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं हम आपको। वापस हिंदू धर्म में आएंगे, उनके पूर्वज हिंदू थे, उनका डीएनए का जांच करिएगा तो वो हिंदू थे। वापस हिंदू धर्म में उनको लाने का काम हम लोग करेंगे। जबरन करेंगे, आएंगे ही। कैसे वो समझा बुझा के लाएंगे उनको, कैसे समझिए, घर वापसी करेंगे। आप मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, हम घर वापसी कराएंगे। क्या बोल रहे हैं, क्या इनको कभी कभी दौरा भी चढ़ता है, पागलपन का दौरा चढ़ता है, और उसको इस बात की खुशी भी होती है कि मैं MBBS MD डॉक्टर भी हूँ। अगर इरफान अंसारी ना होता तो रणधीर सिंह भी नहीं होता। मैं उसका इलाज करता हूँ, उपचार करता हूँ और समय समय पर मेडिसिन भी उपलब्ध कराता हूँ। जब मेडिसिन ख़त्म हो जाता है तो इनको पागलपन का दौरा चढ़ता है, बड़ी तेज़ी से पागलपन का दौरा चढ़ता है। और उसके बाद जो सिम्टम मैं बता रहा हूँ आपको, बेकाबू हो जाना, खुलेआम डांस करना, जहाँ मिल गया खेतों में भी डांस करना, गंजी फाड़ देना, अपशब्द बोलना, ये इनको दौरा चढ़ता है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा अभी उनकी दवाइयों को जो डोज दिया हूँ 500 mg वंस अ डे, अब मैं दवाइयों का डोज बढ़ाने जा रहा हूँ। अब मैं 1000 mg का डोज दूंगा और ट्वाइस डे, समझ रहे हैं, तो इनको मैं दूंगा ताकि वो संतुलित हो। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज मेरी वार्ता हुई है, आज वो हमारे पास आएंगे, मैं उनको दवाई दूंगा और आप देख लीजिएगा ये शनिवार को ठीक हो जाएगा।
तो सदन में निर्दलीय विधायक सरयू राय ने सुनिधि चौहान, प्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान की तरफ से साल 2016 में रघुवर सरकार की तरफ से कार्यक्रम कराए जाने का मामला भी उठाया। सरयू राय का कहना था कि साल 2016 में स्थापना दिवस पर सुनिधि चौहान को बुलाया गया था, लेकिन 57 लाख रुपए पेमेंट किए गए थे, जो तय रकम से ज्यादा थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर में उस वक्त छठ घाट पे छठ के मौके पर कार्यक्रम कराया था और इसके पैसे भी सरकारी मद से दिए गए थे। उन्होंने पूरे मामले पर जांच की मांग की। उसके बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि जांच कराने का आश्वासन भी दिया। इस पूरे मामले पर सरयू राय की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये सुनाते हैं हम आपको। कि झारखंड सरकार ने सुनिधि चौहान का जो प्रोग्राम हुआ था, या टॉफी चौक का है या टी शर्ट का, इसमें क्लीन चिट दे दिया है सरकार को। तो आज जब पूरक प्रश्न मैंने पूछा तो मुख्यमंत्री को भी विवश होना पड़ा मानने के लिए कि इसमें से गड़बड़ियां हुई हैं, और अधिकारियों की तरफ से जो जवाब आया है वो पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि इसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम इसकी जांच एसीबी से कराएंगे या विधानसभा की समिति से कराएंगे। तो ये कहा गया था कि मैं और संसदीय कार्य मंत्री बैठ कर तय कर लें। तो मैंने कह दिया कि सरकार जिससे चाहे जांच करा लें, मुझे केवल इतने से ही मतलब है कि मैंने जो सवाल उठाया है वो सवाल सही है और सरकार ने किसी को क्लीन चिट नहीं दिया है। अब आप जिससे जांच कराना चाहें, जांच कराना उनके ऊपर है। मेरा इसमें कहीं से भी कोई भी अड़चन मेरी तरफ से नहीं है, जैसा चाहे जांच कराएं। तो मानसून सत्र का तीसरा दिन भी कहा जा सकता है कि हंगामे की भेंट चढ़ा है। अनुपूरक बजट लाया गया। अनुपूरक बजट पर कटौती प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से नहीं लाया गया, माले विधायक विनोद सिंह की तरफ से लाया गया। तो इस पर भी सवाल उठे कि आखिर कटौती प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से क्यों नहीं लाया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। सरकार ने अपनी तरफ से जो जरूरी कार्रवाइयां थी उन्हें पूरा किया, कोरम को पूरा किया। अनुपूरक बजट और कटौती प्रस्ताव लाने का कोरम भी पूरा किया गया, लेकिन जन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले सत्र के जो दिवस बचे हुए हैं उन पर राज्य हित में, जनहित में कितने मुद्दे सामने आते हैं, कितने सवालों को सदन के पटल पर रखा जाता है और कितनों के जवाब सामने आते हैं। हमारी आज की इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।